अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत शिप आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना थी। इस शिप में बड़े बड़े तजारतकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो इमिग्रेंट शामिल थे जो अमेरिका में एक अच्छी रोज़गार की तलाश के लिए जा रहे थे। शिप की कमांड कर रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर बहुत खुश थे क्योंकि ऑलरेडी मीडिया और पब्लिक में टाइटैनिक को बहुत अटेंशन मिल चुकी थी। ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी जिसकी लेंथ 269 मीटर और हाइट 53 मीटर, बल्कि इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ थी वो भी बड़ी हैरानकुन थी। कहते हैं कि उस ज़माने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था इसको बनाने में, जो अगर आज के हिसाब से देखा जाए और इन्फ्लेशन ऐड की जाए तो $400 मिलियन के बराबर बनता है। ये तो एक वो किस्त है जो पाकिस्तान को IMF देता है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन जो टाइटैनिक शिप में थी वो एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ते। जिम, स्विमिंग पूल, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा लाइब्रेरी, ये सब कुछ टाइटैनिक में था। वाइट स्टार लाइन जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसका दावा था कि ये शिप डूब ही नहीं सकती। इसके सेफ्टी फीचर इतने ज़बरदस्त हैं कि इसको कोई भी चीज़ नहीं डुबा सकती, इसलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल का खिताब दिया गया था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में निकल के इस बात का दावा कर दिया कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। और इसके ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी फर्स्ट आइस वार्निंग मिलना स्टार्ट हो गई उसके पहले सफ़र में। अटलांटिक ओशन जहाँ से टाइटैनिक ने गुजर कर अमेरिका जाना था बर्फ़ से भरा हुआ था और बर्फ़ का एक पूरा पहाड़ था वहाँ पर। ये शिप के लिए ख़तरे की बात थी, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आमतौर पे जो भी शिप ओशन में ट्रैवल करती है उसे ये ख़तरे लाक रहते हैं। वो साथ वाली किसी भी शिप से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके पूछ लेती है कि बर्फ़ कहाँ कहाँ है और अपने रास्ते को तब्दील कर लेती है। तो इसे टाइटैनिक को बहुत सी वार्निंग्स मिली और उसने 2 दफ़ा अपना रास्ता भी चेंज किया इन्हीं वार्निंग्स की वजह से, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं किया। वो उसी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रही। टाइटैनिक की स्पीड थी तकरीबन 21.5 नॉट्स, जो तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की बनती है। लेकिन इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और वार्निंग्स मिली। टाइटैनिक के कैप्टन और क्रू ने सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया और टाइटैनिक की स्पीड को बिल्कुल स्लो नहीं किया। इसके बाद दिन अपने अख्ताम को पहुंचा, सूरज ढल गया और टेम्परेचर गिर गया। इसके साथ इस रात की एक और ख़ासियत थी 14 अप्रैल 1912 की। इस रात को चाँद नहीं निकला था और इसलिए चाँद की लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से ओशन में विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जहाज़ के ऊपर एक जगह थी जिसे क्रो नेस्ट का नाम दिया गया। ये एक छोटी सी जगह थी जिसे आप लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जहाज़ की ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक बंदे को बिठा दिया जाता है ताकि वो रात भर देख सके कि जहाज़ सीधे रास्ते पे जा रहा है या नहीं, और ये भी देख सके कि कोई और जहाज़ तो नहीं जो उसके रास्ते में आ रहा हो। यहाँ पे अक्सर टेम्परेचर मनफी में होता है, माइनस में होता है और बहुत ठंड होती है। तो टाइम हो रहा था 11:39 का। फेडरिक फ्लीट अपने क्रो नेस्ट में बैठ के कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हवाएं इतनी ठंडी थी कि जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे और देखने में भी दुश्वारी थी। एकदम से कुछ ना नज़र आते आते सामने बर्फ़ का पहाड़ नज़र आ गया। फेडरिक फ्लीट ने घबराहट में जल्दी से बेल को 3 दफ़ा दबाया ताकि शिप पे जितने भी ऑफिसर हैं उनको अलर्ट किया जा सके और वो जल्दी से शिप की डायरेक्शन को बदल दें। इस पैगाम के मिलते साथ ही फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने फ़ौरन से इंजन रूम में सिग्नल भेजा कि जहाज़ की सिमत को बाएं तरफ मोड़ा जाए, लेकिन अफसोस जहाज़ के मुड़ने से पहले 1 मिनट के अंदर मतलब 11:40 पे जहाज़ बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट का मानना है कि बर्फ़ का पहाड़ जो टाइटैनिक से टकराया था उसका वज़न था 1.5 मिलियन टन, मतलब तकरीबन 15 लाख टन, और टाइटैनिक अपनी दाएं जाने बो की तरफ से टकराई थी। अब आप पूछेंगे कि बो क्या होती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जहाज़ के दाएं जाने ये जो सामने का हिस्सा है इसे कहते हैं बो। इसके अलावा बो से ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं स्ट्रेन, और जो सबसे नीचे है इसको कहते हैं कील। साइंटिस्ट का मानना यह है कि जहाज़ तकरीबन 10 सेकंड तक उस बर्फ़ के पहाड़ से टकराता रहा, जिसकी वजह से दाएं जानिब पे बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसी नुकसान की वजह से आगे जाके टाइटैनिक के मेन पार्ट में छोटे छोटे सुराख भी बने। अब आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी लोहे की शिप और इतनी सी बर्फ़ से उसे इतना नुकसान पहुंच गया, तो याद रखिएगा ये बर्फ़ कोई आपकी फ्रीज़र की बर्फ़ नहीं बल्कि बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ था जिससे टाइटैनिक टकराया था। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप एक एप्पल से एक लोहे की छुरी को काटना चाहते हैं तो लोहे की छुरी नहीं कटेगी, लेकिन हाँ एक लोहे की गाड़ी को अगर आप जाके एक एप्पल के दरख्त में टकरा देते हैं
तो उस गाड़ी की शक्ल कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगी। और ऐसा ही हुआ टाइटैनिक के साथ भी। जब वो एक बर्फ़ के पहाड़ से टकराया तो उसे शदीद नुकसान पहुंचा। जहाज़ के टकराने के कुछ देर बाद ही जहाज़ के कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रियोस साइट पे पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज़ को कितना नुकसान पहुंचा है टकराने के बाद। इम्पैक्ट देखकर ही उन्हें पता चल चुका था कि जहाज़ अब डूब जाएगा, लेकिन वो हैरान भी थे और साथ ही परेशान भी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जहाज़ तो अनसिंकेबल है। जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी जहाज़ के ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर्स। जहाज़ में 2 मेन सेफ्टी फीचर थे, जिसमें नंबर 1 था डबल बॉटम हुल। अब आप लोग कहेंगे कि हुल क्या होता है, तो इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ आप लोगों को। हुल का मतलब जहाज़ की मेन बॉडी या फ्रेम जिसके ऊपर जहाज़ बनता है। तो जहाज़ को कुछ ऐसा बनाया गया था कि उसके अंदर 2 लेयर ऑफ फ्रेम्स थी, मतलब 2 लेवल ऑफ हुल्स थे, ताकि अगर एक लेयर डैमेज भी हो जाए तो दूसरी जहाज़ को बचा सके। और इस तरह के 16 कंपार्टमेंट्स थे जो इस जहाज़ में बनाए गए थे। जहाज़ के सारे कंपार्टमेंट्स एयर टाइट थे, और इन सारे कंपार्टमेंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई भी 4 कंपार्टमेंट्स में पानी आ जाता तो जहाज़ को कोई भी नुकसान ना पहुंचता और वो आराम से अपना सफ़र पूरा कर सकती थी। लेकिन बर्फ़ के पहाड़ से टकराने के बाद जहाज़ का डबल बॉटम हुल उसके किसी काम नहीं आया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहाज़ अपनी बॉटम से नहीं टकराया था, मतलब जहाज़ नीचे से नहीं टकराया था जहाँ पे 2 लेयर्स थी। जहाज़ अपनी दाएं जानिब से टकराया था जहाँ पे सिर्फ 1 लेयर थी, और इम्पैक्ट इतना शदीद था जिसकी वजह से जहाज़ के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। लेकिन जहाज़ की लिमिट तो सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी। इस वजह से सबको ये पता चल चुका था कि अब जहाज़ को कोई नहीं बचा सकता और इसने डूबना ही है। बर्फ़ के पहाड़ से टक्कर के ठीक 20 मिनट बाद, मतलब सुबह के 12 बजे, शिप के कैप्टन ने अपने क्रू को ऑर्डर किया कि वो एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल भेजें रेडियो के ऊपर, ताकि आसपास की शिप्स इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें और टाइटैनिक की मदद को आ सकें। और इस स्टोरी की हीरो बने सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स, जिन्होंने यके बाद दीगरे बहुत सी डिस्ट्रेस कॉल भेजी। उनका ख्याल ये था कि कोई ना कोई जहाज़ टाइटैनिक के करीब ज़रूर होगा जो सिग्नल को कैच करेगा और इनकी मदद को आएगा। और ठीक 20 मिनट बाद, मतलब 12:20 पे, एक जहाज़ ने सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया। उस जहाज़ का नाम था RMS कार्पेशिया, जो टाइटैनिक के बहुत करीब थी। RMS कार्पेशिया के ऑपरेटर ने टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात की रेडियो के ऊपर, और अपनी जहाज़ की सिमत को टाइटैनिक की सिम में मोड़ दिया ताकि उनकी मदद करने जा सके। लेकिन करीब होने के बावजूद भी RMS कार्पेशिया तकरीबन 107 किलोमीटर दूर थी टाइटैनिक से। सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर RMS कार्पेशिया अपनी फुल स्पीड से भी आती तो उसे तकरीबन 3.5 घंटे लगते टाइटैनिक तक पहुंचने में। और सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक पानी में खड़ी रह सकती थी। साथ ही जहाज़ की क्रू ने आसमान में फ्लेयर और रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि अगर कोई शिप करीब हो तो वो ये फ्लेयर और रॉकेट देख के उनकी मदद करने आ सकें। लेकिन अफसोस, RMS कार्पेशिया के अलावा किसी और जहाज़ से कोई सिग्नल नहीं आया, और कैप्टन स्मिथ ने यह डिसाइड किया कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाया जाएगा, और प्रोटोकॉल के मुताबिक बच्चों और औरतों को लाइफ बोट्स में पहले बिठाया जाए। दूसरी तरफ मुसाफिर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने जितने भी इश्तिहारात दिखाए थे उसमें यही दावा किया था कि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी ज़्यादा परेशान नहीं था। इसी वजह से जो पहली लाइफ बोट पानी में उतरी थी उसमें 65 बंदों की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 बंदे बैठे थे और बाकी आधी लाइफ बोट खाली पानी में उतरी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, यके बाद दीगरे कंपार्टमेंट्स में पानी जमा होता गया और शिप आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होने लगी, जिससे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि शायद अब शिप डूब जाएगी। और एकदम से एक भगदड़ का समा मच गया शिप पे। सब घबरा के इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज़ के कंपार्टमेंट्स में इतना पानी भर चुका था कि जहाज़ आगे से टूटकर पानी में डूब गया और पीछे से हवा में उड़ गया। इतना हवा में उड़ गया कि उसके पीछे से प्रोपेलर भी नज़र आने लगे, मतलब वो विंग्स या फिर वो पंखे जिससे जहाज़ चलता है वो हवा में नज़र आने लगे। जब जहाज़ इतना टेढ़ा हो गया तो लोगों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी ताकि उन्हें लाइफ बोट में एक सीट मिल सके। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि टाइटैनिक में लाइफ बोट्स बहुत कम थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिसमें सिर्फ 1200 बंदे बैठ सकते थे। हालांकि टाइटैनिक में 2200 बंदे थे। और 2:05 पे सबसे आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतरी। लेकिन अभी भी 1500 लोग टाइटैनिक के ऊपर थे और एक क़यामत का समा मचा हुआ था। बहुत से लोग लड़ रहे थे ताकि उन्हें लाइफ बोट में जगह मिल सके, और कुछ लोगों ने जहाज़ पे रहना ही पसंद किया क्योंकि उन्हें शायद पता चल चुका था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बहुत से लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो थोड़ी सी लाइफ बोट्स रह गई हैं उनमें शायद उन्हें जगह मिल जाए।
वो लोग जिन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, उनके मुताबिक 2:20 में जहाज़ 2 हिस्सों में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगा। ये वो जहाज़ था जिसे सब अनसिंकेबल शिप कहते थे और अब वो डूब रहा था। जहाज़ पे जो 1500 बंदे थे, उनमें से कुछ तो जहाज़ के साथ ही डूब गए और कुछ लोग जिनको तैराकी आती थी वो हाइपोथर्मिया से मारे गए। पानी का दर्जा हरारत था -2 और अगर इस टेम्परेचर में कोई भी उस पानी में गिर जाए तो मिनटों में उसकी मौत वाक़या हो सकती है हाइपोथर्मिया की वजह से। कहा जाता है कि शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक जहाज़ पे रहे और जहाज़ के साथ ही डूब गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी जहाज़ के डूबने से पहले। आरएमएस कार्पेशिया 1 घंटे बाद पहुंची, तब तक टाइटैनिक डूब चुकी थी। बहुत से सवालात ने जन्म लिया, बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें जो रिपोर्ट सामने आई उससे सबको हैरान और परेशान कर दिया। आपको कैसा लगेगा ये सुनकर कि अगर मैं आपको बताऊं कि टाइटैनिक से ठीक 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज़ था जो टाइटैनिक से टाइम पर आके लोगों को बचा सकता था और उसका नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के बर्फ़ के पहाड़ से टकराने से ठीक 1 घंटा पहले SS कैलिफोर्निया ने एक जर्नल वार्निंग इशू की थी जिसमें उसने सब शिप्स को ये बता दिया था कि पानी के अंदर बहुत से ख़तरात हैं और बहुत से बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो देख कर चला जाए। ये टाइम था 11:15 का और इसके बाद SS कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसका बाकी सब शिप से कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था। SS कैलिफोर्निया ने रात के टाइम पानी में आगे ना चलने का फ़ैसला किया और पानी में रात को खड़े रहने को फौकियत दी क्योंकि पानी में ख़तरात थे। इसी वजह से उन्होंने अपने रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक की डिस्ट्रेस कॉल भी उन तक नहीं पहुंची। वो लोग जो टाइटैनिक के डेक पे खड़े थे, उनके मुताबिक SS कैलिफोर्निया उनके इतने करीब थी कि वो रात को अपनी आंखों से देख सकते थे उसको। यहाँ तक कि जब पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाया जा रहा था, उस वक्त एक ऑफिसर ने सामने पानी में देखा और देखकर कहा कि उसे एक जहाज़ नज़र आ रहा है जो कुछ ही फासले पर है और वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस, रॉकेट्स और फ्लेयर्स फायर करने के बाद भी SS कैलिफोर्निया उनकी मदद के लिए नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के 12 बजे SS कैलिफोर्निया के क्रू ने वो रॉकेट्स और फ्लेयर देखे थे जो टाइटैनिक से फायर हुए थे। उन्होंने ये बात अपने कैप्टन को भी बताई, लेकिन कैप्टन ने इसको कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। कैप्टन का नाम था स्टैनले लॉर्ड। उसने कहा ये शायद कोई अमीर लोग हैं जो शिप पे पार्टी कर रहे हैं। उस वक्त अगर SS कैलिफोर्निया के कैप्टन ने रॉकेट्स और फ्लेयर्स को संजीदगी से समझा होता तो शायद टाइटैनिक पे बहुत सी जानें बच सकती थी। और अगले रोज़ जब SS कैलिफोर्निया ने अपने रेडियो के सिग्नल खोले तो उन्हें पता चला कि टाइटैनिक ने तो एक रात पहले उन्हें बहुत सी इमरजेंसी कॉल्स की थी। अगले रोज़ SS कैलिफोर्निया फ़ौरन उस जगह पे पहुंची जहां पे टाइटैनिक की टक्कर हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने का कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी में डेड बॉडीज़ ही मिली। और जब इंक्वायरी कंडक्ट हुई तो उसके अंदर सारा मलबा लॉर्ड स्टैनले मतलब SS कैलिफोर्निया के कैप्टन पे डालने की कोशिश की गई। लेकिन इतने बड़े वाक़े का जिम्मेदार एक शख्स नहीं हो सकता था। इसमें और भी लोग थे जिनसे सवाल होने चाहिए थे, जैसे कि कंपनी से, जिनसे ये पूछना चाहिए था कि जहाज़ पे कम लाइफ बोट्स क्यों थी। शायद उनका ख्याल ये था कि जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता, इसलिए इसमें लाइफ बोट ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा। बहुत सी गलतियों में से एक गलती ये थी कि जहाज़ के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स ही कंडक्ट नहीं करवाई। हालांकि जिस दिन जहाज़ डूबा था उसकी सुबह एक सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट होनी थी, लेकिन कैप्टन ने यह बात कह के टाल दिया कि जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता, इसलिए सेफ्टी ड्रिल करने की ज़रूरत ही नहीं। एक और बहुत बड़ी गलती हुई स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स से, जो जहाज़ के स्टीयरिंग व्हील पर थे। उस रात जब बर्फ़ के पहाड़ से बचने के लिए जहाज़ पे अलार्म बजा तो जहाज़ पे जो ऑफिसर था उसने इंस्ट्रक्ट किया रॉबर्ट हिचन को कि जहाज़ को बाएं तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन उसने घबराहट में जहाज़ को दाएं तरफ मोड़ दिया, जो कि उसका बिल्कुल उलट था। और जब तक रॉबर्ट को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी के मुताबिक टाइटैनिक को बहुत सी वार्निंग्स दी गई थी बर्फ़ के पहाड़ों से बच के चलने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और फुल स्पीड में जहाज़ को चलाते रहे। लेकिन ऐसा क्यों जहाज़ के कैप्टन ने रफ्तार आहिस्ता नहीं की? इसके बारे में बहुत सी बातें बनी और जिसमें सबसे मशहूर थ्योरी ये थी कि जोसेफ ब्रूस, जो चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिसने टाइटैनिक बनाई थी, उन्होंने कैप्टन पे दबाव डाला कि जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि टाइटैनिक अपना पहला सफ़र महज 6 दिनों में ख़त्म कर ले, ताकि एक रिकॉर्ड बन सके और कंपनी ये साबित कर सके कि टाइटैनिक ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ भी है। ऐसे एक वाक़या पेश आया 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे, जब शिप के कैप्टन ने एक आइस वार्निंग देखी और ये बात उसने जोसेफ को बताई ताकि रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन जोसेफ ने वो पेपर अपनी जेब में डाल लिया ताकि लोगों को और क्रू मेंबर को ये बात ना पता चल सके, क्योंकि वो जहाज़ की रफ्तार को कम नहीं करना चाहता था। इस एक वाक़े ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। बहुत से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हो पाए।
1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल सेटअप किया गया ताकि जो जहाज पानी में सफ़र करते हैं उनको बताया जा सके कि उनके रास्ते में कितने बर्फ़ के पहाड़ आएंगे। इसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी साइन हुई जिसका नाम था सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, SOLAS। इसके अंदर और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। इसके अंदर सबसे ख़ास रेगुलेशन ये थी कि जहाज़ के अंदर इतनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सारे पैसेंजर उस लाइफ बोट में आ सकें। टाइटैनिक का मलबा ठीक 70 साल बाद 1985 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जिसका नाम था रॉबर्ट बेलेट, उसने अपने फ्रेंच कंपेनियन के साथ मिलकर ढूंढा। टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर मतलब 3.8 किलोमीटर पानी के नीचे है। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट कर गिरा था, इसलिए आज भी पानी के नीचे टाइटैनिक के 2 हिस्से हैं। दोनों हिस्सों में 600 मीटर का डिफरेंस है, मतलब 600 मीटर का फासला है। आज इतने साल गुजरने के बाद टाइटैनिक के अंदर जो जंग लगा हुआ है वो टाइटैनिक को खा रहा है। यह है टाइटैनिक की पहले की तस्वीर और यह है टाइटैनिक की अब की तस्वीर। बस यही कुछ है जो इसमें अब रह गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल को खा रहे हैं, मतलब इसके लोहे को खा रहे हैं, और कुछ साल बाद इधर कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब टाइटैनिक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।